आज हम लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसका फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में आपको जो अभी तक क्लास 9th में पढ़ा है, क्लास 9th में क्या आपने पढ़ा? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में बहुत हद तक पढ़ा है, और उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से रेशनल नंबर का यूज होता है, इरेशनल नंबर का यूज होता है, इरेशनल नंबर को किस तरह से प्रूव करते हैं, और रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये देखो कि रियल नंबर क्या होता है, किसे कहें कि ये रियल नंबर है। देखो जैसे कि शुरू से जानते हो, मतलब 5, 6, 7, 8 से कि नेचुरल नंबर में हम क्या हो गया, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 so on, होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4। अब देखो सबसे शुरुआत में नेचुरल नंबर की खोज हुई, तो फिर उसमें 0 आ गया, तो नेचुरल नंबर के अंदर क्या हो गया, होल नंबर हो गया। अब होल नंबर के बाद कुछ और नंबरों के बारे में पता चला, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर्स। जैसे हम लोग को नेगेटिव नंबर के बारे में पता चला, तो उसे इंटीजर्स का नाम दे दिया गया, इंटीजर्स। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये हो गया इंटीजर्स, ठीक है। अब देखो इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आ गया, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ गया। अब इंटीजर्स के बाद और खोजबीन की गई, तो हमें पता चला रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, जैसे कि 2/3 जो कि p/q के फॉर्म में है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। इसके अलावा पढ़ा होगा इरेशनल नंबर, जिसमें कहा जाता है कि वो नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q, लिख ही नहीं सकते इसको p/q के फॉर्म में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल √2, √3, इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब देखो इरेशनल नंबर को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझने के लिए ये सोचो कि अगर आपको 8 को 2 से डिवाइड करना हो, 1/2 करना हो, या 1/3 करना हो, और 22/7 करना, ये चारों डिवीजन ही है, ठीक है। अब देखो इसको डिवाइड करोगे 2 4 जा 8, ये कट गया। इसको डिवाइड करोगे 2 5 जा 10, ये भी कट गया, आंसर है 0.5। अब देखो 1/3 को करोगे तो 1.0, 3 3 जा 9, फिर 0। तो देखो ये कंटिन्यू चलते जा रहा है, और अगर हम 22 को 7 से डिवाइड दें, 7 3 जा 21, 1 0 0, जीरो, जीरो। देखो ये कंटिन्यू चले जा रहा है। अब ध्यान से देखो, ये उस तरह का नंबर है जो डिवाइड हो जा रहा है, ये भी वो नंबर है जो डिवाइड हो जा रहा है लेकिन डेसिमल में आ रहा है। ये वो नंबर है जो डिवाइड नहीं हो रहा है, हर बार कुछ ना कुछ आ रहा है, लेकिन वो हमेशा एक ही आ रहा है, देख रहे हो।
और ये वो नंबर है जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये देख लो पॉइंट के बाद हमेशा चेंज होते जा रहा है, यहाँ पे सेम आ रहा है, यहाँ पे कट जा रहा है, ये कट जा रहा है। तो देखो इस तरह का जो भी नंबर होता है उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब कट जाता है। इस दोनों को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, कट जा रहा है, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को अगर आगे इसको और डिवाइड किया जाए, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग तो क्या हो, ये कट नहीं रहा है। एक हमने क्या देखा कि जो हमारा वैल्यू है वो पॉइंट के बाद सेम आ रहा है। दूसरा हमने क्या देखा कि जो वैल्यू है पॉइंट के बाद हर बार अलग अलग आ रहा है। ये कोई हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर जो हो गया आपका जो पूरी तरह से कट जा रहा है, एक पॉइंट में आ रहा आंसर, एक पूरी तरह से कट गया, तो उसे हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में दो तरह का होता है, एक होता है रेकरिंग, मतलब पॉइंट पर कंटिन्यू सेम नंबर आते जा रहा है, और एक होता है नॉन रेकरिंग, ठीक है। रेकरिंग नंबर और नॉन रेकरिंग नंबर। तो देखो रेकरिंग नंबर जो होता है जिसमें आए वो भी हमारा रेशनल नंबर ही कहलाता है, ठीक है। इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर, ये हो गया टर्मिनेटिंग नंबर, ये दोनों हो गया हमारा रेशनल नंबर। ये जो पॉइंट होता है नॉन रेकरिंग नंबर उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। वैसा नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं करता है, और दूसरा वो नॉन रेकरिंग होता है, मतलब उसका जो पॉइंट पर वैल्यू आता है, जैसे हमने देखा था 22/7 का वैल्यू क्या है 3.1425 ऐसे करके कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ये वैल्यू जो पॉइंट पर है वो कंटिन्यू चेंज होते जा रहा है। तो इस तरह के नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। अब देखो शुरुआत में नेचुरल नंबर देखा गया, नेचुरल से बड़ा होल नंबर हो गया, होल नंबर के बाद एंटीजर्स हो गया, एंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर हो गया, फिर और हो जा गया तो इरेशनल नंबर आ गया। अब देखो इन सभी को जितने भी हमारे रेशनल नंबर है प्लस इरेशनल नंबर है, इन सभी को कहा जाता है रियल नंबर। जो रियल नंबर हो गया उसमें आपका रेशनल नंबर भी आ गया और इरेशनल नंबर भी आ गया। अब देखो इस चैप्टर में हम लोग को रियल नंबर में अभी तक 9th का आपने इरेशनल नंबर तक पढ़ा होगा कुछ, अब वहां से हम लोग को आगे देखना है। तो क्या है, पहला पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें हमने इरेशनल नंबर के बारे में चर्चा किया। नेक्स्ट है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखो बच्चों क्या है कि इस चैप्टर में हम लोग को दो प्रॉपर्टी जानना है पॉजिटिव इंटीजर्स का। पॉजिटिव इंटीजर्स के दो प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग को देखना है। जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है वो हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। We have two properties for positive integers। फर्स्ट क्या है हमारा
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और सेकंड क्या है हमारा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो इस दो प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को देखना है। ये पहला वाला प्रॉपर्टी जो आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये आपका 1.1 में आ जाएगा एनसीईआरटी के, 1.2 सॉरी 1.2 में आ जाएगा, और ये वाला जो आपका पार्ट है ये 1.3 में आ जाएगा एनसीईआरटी। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम 1.2। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम 1.2 के बारे में। थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं दोनों को एक बार। देखो यूक्लिड्स कौन है, ये ग्रेट मैथमेटिशियन है जिन्होंने सबसे पहले बताया था, वो जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसके बारे में सबसे पहले यूक्लिड्स ने ही बताया था। और ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह है, उसी बेस पर है। तो बचपन में आप लोग छोटे होंगे तो आप लोग वो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर आपने पढ़ा होगा, लेकिन आप थोड़े बड़े हो गए तो अब आप लोग पढ़िएगा क्या, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करना है। और दूसरा वाला जो आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाले में डिवीजन करना है, नीचे वाले में मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए पहले हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, क्या मतलब हुआ इसका। देखो इसके बारे में जानने से पहले ये जानो एल्गोरिथम होता क्या है। एल्गोरिथम, और इसी में एक और टर्म आएगा लेमा, ठीक है। तो एल्गोरिथम वो हुआ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम डिफाइंड स्टेप करते हैं उस चीज को कहा जाता है एल्गोरिथम। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विथ अ डिफाइंड स्टेप, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप यूज करते हैं उसे कहा जाता है एल्गोरिथम। और लेमा क्या हुआ, इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट used to prove another statement। ये क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव कर दिया गया है, उसके बेस पे जो कुछ हम नया जो प्रूव करते हैं उसे कहते हैं लेमा। जैसे कि एग्जांपल देखो इसको, जैसे कि मान लो कि ये किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये पहले से प्रूफ है। अब इसके बेस पे जो प्रूफ आया क्या कि इस ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इस दोनों का सम होगा, ये होता है। तो ये जो दूसरा वाला जो थ्योरम आया कि ये एक्सटीरियर एंगल इस दोनों का सम होगा, किस पे डिपेंड किया, वो पहले जो प्रूफ कर दिया गया क्या कि ए बी सी ट्रायंगल का सम 180 होता है। तो इस तरह से हम लोग लेमा होते हैं। अब देखो इस चैप्टर में आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में लिखा रहेगा और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में लिखा रहता है। दोनों ऑलमोस्ट एक है, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन प्रोसेस को जब हम अप्लाई करते हैं तो लेमा का यूज करते हैं, मतलब ऐसा चीज जो पहले से प्रूव किया हुआ उसको इस्तेमाल करते हैं और उस पूरे कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसलिए उसको कहा जाता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। कि हम लोग को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में किस तरह से लेमा को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से ऑलरेडी प्रूवन है उसको इस्तेमाल करते हैं और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है ये यूज किया जाता है डिवीजन के बेस पे एचसीएफ को निकालने के लिए।
जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। जैसे देखिए आपका ये 1.1 में दिया होगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा दिया होगा, जिसमें हम लोग को एक लेमा देख लीजिए क्या है कि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखो पहले तो क्या लेमा है उसको हम लोग देख रहे हैं, क्या चीज प्रूव किया हुआ, ये चीज हमारा प्रूव किया, इसके बेस पे देखो क्या निकाला गया। लेट अस टेक टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, दो पॉजिटिव इंटीजर लिया, सो a इक्वल टू b इंटू q प्लस r। ये a डिविडेंड हुआ, b डिवाइडेड हुआ, q कोसेंट, r रिमाइंडर। ये दोनों हमने क्या लिया है, पॉजिटिव इंटीजर्स लिया, ठीक है। वेयर 0 अब देखो इसका क्या मतलब कि रिमाइंडर जो होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और ये जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा ये जो b है डिवाइजर उससे छोटा होगा, ठीक है। तो ये है हमारा लेमा a इक्वल टू bq प्लस r। अब ये जो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, इसको हम लोग एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। अब देखो कैसे फाइंड आउट होगा, कह रहा है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 4, 5, 5 एंड 42, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि 4, 5, 5 क्या है, 42 से बड़ा है, मतलब यहां हमारा a क्या हो गया, ये, और b हो गया ये, ठीक है। अब देखो स्टेप 1, सिंस 455 greater than 42, so we apply Euclid's division lemma 4, 5, 5 equal to 42 into 10 plus 35। इसको ऐसे लिख सकते हैं 455 42 into 10 420 हो गया, प्लस 35 करेंगे 45 आ गया, हमने लिख दिया सेम। अब देखो स्टेप 2 में हमने क्या देखा कि r इक्वल टू 35, ठीक है, यहां r 35 आ गया। अगेन वी अप्लाई डिवीजन लेमा 2, किसको अप्लाई करेंगे, 42 एंड 35, 42 एंड 35। ये हम तब तक इसको डिवीजन, ये जो लेमा है इसको अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि हमारा r 0 ना हो जाए, ठीक है। अगेन वी अप्लाई डिवीजन लेमा रूल टू 42 एंड 35। अब देखो उसका क्या होगा, स्टेप 2 में r इक्वल 25 वी अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा टू 42 एंड 35। अब देखो वी गेट क्या क्या हम लोग को मिला, उसके बाद 42 इक्वल टू 35
इंटू 1 प्लस 7। 42 को अगर हम 35 से डिवाइड देंगे तो एक बार में ही जाएगा, ठीक है, और रिमाइंडर हमारा 7 बच जाएगा। अब देखो रिमाइंडर फिर 7 बच गया, ठीक है। स्टेप 3, here r is equal to 7, so again we apply division लेमा रूल। क्या है? 2 किसको किसको अप्लाई करेंगे इस बार? देखो 35 एंड 7, 35 एंड 7 इस दोनों को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी गेट 35 इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। अभी देख रहे हो यहां पे here we get r equal to 0, so we stop applying division rule, we stop applying division rule, डिवीजन लेमा, ठीक है। यहां पे अप्लाई करना बंद कर दें। अब देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग क्या देख रहे हैं? We find that SCF of 35 and 7, 35 and 7 का SCF क्या हो गया? 7, ठीक। and this is equal to SCF of, पहले हमने क्या देखा था? 35 और 7, 35 में किया था, उससे पहले हमने क्या किया था? 42 एंड 35, और इसके SCF वो भी 7 ही था। ये इक्वल टू क्या हो गया हमारा? SCF ऑफ 42 एंड 455, 42 एंड 455। तो इस तरह से हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन जो एल्गोरिथम है या लेमा है उसको इस्तेमाल करके इस प्रोसेस हम लोग बनाते हैं। अब देखो इस प्रोसेस को बनाने में हमने स्टेप का यूज किया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये हुआ एल्गोरिथम। और हमने एक लेमा यूज किया जो कि पहले से प्रूवन था, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो ये हो गया आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बहुत जगह आपको इस तरह मिलेगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मिलेगा, ठीक है। तो इसके बेस पे आप लोग एक्सरसाइज 1.2 का प्रॉब्लम बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।